हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन को समझा था। हम लोगों ने सॉल्यूशन को 5 आधार पे बांटा था। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ फेज, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन के सांद्रता को नापने के लिए कौन कौन सा टर्म्स उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लंबाई हमको मेजर करना है तो किसी भी लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग मान लीजिए कि ये कोई एक लेंथ है। ऐसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर का उपयोग कर सकते हैं, सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं, या गज का, फीट का उपयोग कर सकते हैं, किलोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये लंबाई नापने का एक मात्रक हो गया। तो किसी भी विलयन का सांद्रता कितना है, गाढ़ापन कितना है, उसको नापने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, द टर्म्स, वैसे टर्म्स which represent the concentration of solution, वैसे टर्म्स जो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बतलाते हो। देखिए, कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्यूट के अमाउंट पे। आपको ये अच्छे से याद रखना है। जितना ज्यादा गिवन सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट डाला जाए उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो सीधा हम कंसंट्रेशन का मतलब ये कहा जा सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन बड़ा वाला ब्रैकेट हमेशा कंसंट्रेशन को दर्शाता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हमको निकालना रहे तो एक सीधा रेशियो हम निकाल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि गिवन यूनिट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है ए, एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है हमारा बी, और ए सॉल्यूशन में 500 ml पानी है। ठीक है, 500 ml, और बी सॉल्यूशन में भी 500 ml पानी है। ठीक है, अब इसमें 500 ml पानी में इसमें डाला जाए, मान लीजिए कि 50 ग्राम शुगर हमने डाल दिया इसमें, और इसमें डाला जाए 150 ग्राम शुगर। इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, शुगर का मात्रा ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन कम हुआ और सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए इज स्मॉलर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। बड़ा वाला ब्रैकेट हमेशा कंसंट्रेशन को दर्शाता है। अब इनके कंसंट्रेशंस को बताने के लिए कौन कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स टोटल 13 हैं। आपको इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे क्लास 12th में जो है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब को एकदम ध्यान से देखिए कि बिहार बोर्ड में कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, देखिए पहला कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम लोग 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। पहला हम लोगों को पढ़ना है परसेंट एम बाई एम, इसी का एक और नेम है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परसेंट एम बाई भी, तीसरा पढ़ेंगे परसेंट भी बाई भी। ये 3 कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है बाबू हमारा वो है मोलैरिटी।
मोलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म इन केमिस्ट्री। अधिकांश विलयन का जो सांद्रता है, गाढ़ापन है, वो मोलैरिटी में ही नापा जाता है। जैसे कैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, तो उसी तरह सॉल्यूशन को नापने के लिए हम लोग मोलैरिटी का उपयोग करते हैं। इसको हिंदी में मोलरता कहते हैं। ठीक है, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारा वो है मोलैलिटी। चौथा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन और पांचवा कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। आपको अच्छे से समझना है। देखिए, बिहार बोर्ड जो सबसे फेमस एरिया है, पोर्शन है, जो पूछता है सवाल कंसंट्रेशन टर्म से, वो है मोलैरिटी से, मोलैलिटी से और मोल फ्रैक्शन से। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पहली बार क्लास 12th पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज लिए थे, जो पहले से बिहार बोर्ड से पढ़ रहे थे, जिनका लैंग्वेज हिंदी था, उनके लिए कोई ये टर्म्स भारी नहीं है। बस आपको इंग्लिश में इन सब का नाम याद रखना है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। जैसे लेंथ को नापने के लिए या वजन को नापने के लिए आप ले लीजिए द्रव्यमान केजी का उपयोग किया जाता है या पाउंड का उपयोग किया जाता है, तो उसी तरह कंसंट्रेशन को नापने के लिए मोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोलरता और मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, मोलरता और मोललता। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल अंश या मोल प्रभाज भी इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही 5 कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे। परसेंट एम बाई एम, परसेंट एम बाई भी, आप इसको अच्छे से पहले याद कर लीजिए। देखिए, आप जितना अपने नोट्स को, जो कॉपी में नोट्स आप बना रहे हैं, उसको आप जितना याद करिएगा, बोल बोल करके याद करिएगा, उतना आपका जो माइंड और टंग है वो सिंक्रोनाइज होगा, आपको बोलने में परेशानी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसको बोल बोल करके अपने नोट्स को याद करना है और सवाल यही सबसे बनेगा। मोलरता से, मोलैरिटी से बनता है, मोलैलिटी से बनता है, सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है वो मोल फ्रैक्शन से बनता है सॉल्यूशन में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे 2 नंबर में पूछता है कि डिफाइन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो देखिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ में पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है परसेंट एम बाई एम। इसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, समझिएगा मेरा बात ध्यान से। देखिए, इट इज, ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ mass of solute present in 100 gram of solvent। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके हम लोग परसेंटेज को बोलते हैं परसेंट एम बाई एम। जैसे परसेंट एम बाई एम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, या 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इज टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग का जो है वो परसेंट एम बाई एम का कैलकुलेशन होता है। आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, परसेंट एम बाई एम का मतलब हो गया कि सॉल्यूट का मास, ठीक है, इज टू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 20% एम बाई एम ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि m बाई एम का वैल्यू है जो दिया हुआ है वो है हमारा 20%। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया जाए, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए NaCl एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब होता है जलीय, नॉन एक्वस मतलब होता है अजलीय। मैंने आपको एक्वस और नॉन एक्वस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सॉल्यूशन में बताया था कि सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। तो 100 ग्राम अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, ठीक है, तो 100 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो इसमें 20 ग्राम जो है
वो NaCl होगा और 80 ग्राम जो है वो वाटर होगा। 20 ग्राम NaCl और 80 ग्राम ये होगा हमारा NaCl 20 ग्राम और H2O होगा हमारा 80 ग्राम। ठीक है, परसेंट m/m का यही मतलब है। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मैं एक वीडियो लेक्चर में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं या प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट m/v, परसेंट m/v। ठीक है, समझिएगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम को नापने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है सीसी। सीसी और ml एक ही चीज है, समझिए। सीसी किसको बोलते हैं? 1 cc का मतलब होता है 1 ml। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। सीसी का जो फुल फॉर्म है वो है बाबू हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको अच्छे से याद रखना है। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए 1 cc का मतलब क्या है? 1 cc वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि 1 cc हम लिए, इसका मतलब है कि अगर 1 cc मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेथ इंटू 1 सेंटीमीटर हाइट। अगर एक कंटेनर बनाया जाए और इस कंटेनर का जो लेंथ रहे वो एकदम क्यूबिक रहे और इसका लेंथ हाइट, ठीक है, इसका सारा जो लेंथ रहे, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर हो, सारा लेंथ इसका 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हाइट और लेंथ और ब्रेथ सारा, तो जितना इसमें पानी अटेगा या जितना इसमें वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होगा, ये वाला जो पोर्शन जो हमारा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोला जाता है। जितना इसका वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सीसी। तो 1 सेंटीमीटर, तो 100 सीसी का मतलब क्या हो गया कि 100 सीसी का मतलब हो गया कि 100 सीसी में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए गौर से समझिए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंट m/v इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और इंटू 100%, इंटू 100%। इस तरह से हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि परसेंट m/v का कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 20% m/v लिखा हुआ है Na2CO3 सॉल्यूशन, Na2CO3 सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि अगर Na2CO3 का सॉल्यूशन ले लिया जाए 100 ml, 100 ml अगर सॉल्यूशन हो Na2CO3 का, तो 25 ग्राम इसमें होगा Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, Na2CO3 एक्वस 25 ग्राम होगा Na2CO3, और मतलब इसमें 25 ग्राम Na2CO3 अवेलेबल होगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन अगर 100 ml बताया जा रहा है, तब देखिए सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सब केसेस में चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम का मतलब हम आपको समझाते हैं। इसमें अगर 100 ml पानी है, 100 ml पानी है और इसका लेबलिंग जो है, इस कंटेनर में लेबलिंग यहाँ तक हो रहा है
और इसमें यदि एक एक कण करके NaCl को डाला जाए, चाहे Na2CO3 को डाला जाए, Na2CO3 को डाला जाए, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इस कंटेनर में ऊपर नहीं, ये लेवल ऊपर नहीं जाएगा। इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में कणों के बीच, H2O के कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसमें जाकर के Na2CO3 छिप जाएगा और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। तो परसेंट m/v का यही मतलब होता है कि अगर जितना वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml में उसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। देखिए अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वो है %v/v। इसको आपको अच्छे से समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, उसको बोलते थे मास परसेंटेज, इसको बोलते थे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए %v/v का मतलब है कि पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग बोलते हैं %v/v। अब %v/v का कैलकुलेशन जो है वो दो आधार पे किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक टर्म्स छोड़ दिया, इसको आपको याद रखना है कि देखिए पहला था हमारा %m/m और W/W। ये जो है ना, ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे कि देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, देखिए जितना भी वॉल्यूम वाला टर्म है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से %m/m को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि जो %m/v है वो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। इसमें एक एरो लगा करके सब में जब नोट्स बनाते रहिएगा तो सब में एक एक एरो लिख लीजिएगा। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए %v/v हम लोग दो आधार पे पढ़ते हैं, मैंने दो तरह से पढ़ते हैं कि एक हम लोग पढ़ेंगे %v/v ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे %v/v ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। आपको अच्छे से समझना है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो है %v/v ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। और ये जो है हमारा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसको आपको याद रखना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। %v/v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए अगर लेंगे हम, अगर लिक्विड के लिए ले रहे हैं तो लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। और अगर हम %v/v गैसियस सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कि %v × 100%, इसको आपको नहीं छोड़ना है, × 100%, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि हम लोग ले रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन के लिए तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cc बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc × 100%, ठीक है।
ये सारा नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब इस पर मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा तो सारा आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मोलैरिटी, मोलैरिटी, देखिए समझिएगा बात को ध्यान से। मोलैरिटी का मतलब होता है कि मोलरता, अभी मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए कि इट इज, इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is to volume of solution in लीटर, ठीक है। मोलैरिटी को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एम से, आपको अच्छे से याद रखना है, और मोलैलिटी को दिखाते हैं स्मॉल एम से। मोलैरिटी जो है उसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। देखिए मोलैरिटी का डेफिनेशन है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए मोलैरिटी अगर हमको निकालना रहे, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको अच्छे से एकदम याद रखना है, ठीक है। मोलैरिटी का इसके आगे लिख लीजिएगा कि m इज इक्वल टू होता है मोल को हम लोग लिखते हैं n से, आपको याद रखना है, और v इन l, वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलैरिटी का हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को, इफ वॉल्यूम इन ml हो, वॉल्यूम जो है अगर उसको हम ml में लें, वॉल्यूम इन ml, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम इन ml, और इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के हमारा मोलैरिटी निकलेगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मोलैरिटी का ये होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए एक क्वेश्चन, मोल कैसे निकालते हैं किसी भी लिक्विड का, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा कि इफ मान लीजिए कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 500 ml of water. Calculate the ml of water. Calculate the molarity of solution. Molarity of solution. ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए समझिएगा मेरा बात ध्यान से। दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया गया है जिसमें 500 ml पानी है, ठीक है। इसमें 500 ml पानी है, और 500 ml पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर दिया गया। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आधा लीटर पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये विलयन कितना गाढ़ा होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना हाई होगा, उसके बारे में हमसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर मोलैरिटी निकालना रहे तो नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम इन ml अगर लेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल अगर हम लेते हैं, मतलब वॉल्यूम को अगर ml में लेते हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सवाल यह है कि 36 ग्राम ग्लूकोज जो है हमारा, उसका 36 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज का कितना मोल होगा। मोल क्या है, जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि मोल एक यूनिट है। जैसे केमिस्ट्री लाइफ में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ग्राम में नहीं लेते हैं, मोल में लेते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 दर्जन कोई चीज लेना हो तो हम 12 पीस लेंगे, तो उसी तरह 1 मोल अगर क्वांटिटी हमको लेना हो, आपको याद रखना है कि 1 मोल अगर कोई भी चीज हमको लेना है तो 6.022 into 10⁻23 पीसेस लेते हैं, ये क्वांटिटी है। लेकिन अगर 1 मोल हमको मास लेना हो तो उसके हम लोग फॉर्मूला मास के बराबर लेते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत हार्ड चीज नहीं है, छोटा छोटा बात है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। 1 मोल इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो देखिए मोल निकालने का सिंपल, 36 ग्राम ग्लूकोज हमसे पूछा 36 ग्राम, तो पहले हम ग्लूकोज को लिखेंगे। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। अब 1 मोल यदि ग्लूकोज हमको लेना रहे, 1 मोल ग्लूकोज कितना होगा, तो इसके फार्मूला मास के बराबर होगा। अब इसका फार्मूला मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए फार्मूला मास कैलकुलेट करने का तरीका है, आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा कि कार्बन जितना उसका एटॉमिक नंबर है जस्ट उसको डबल कर देना है। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तब उसको हमको डबल कर देना है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसको डबल करना है तो हो जाएगा, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको डबल यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 12। तो ये हो गया कार्बन का फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 12, और कार्बन है कितना 6, तो इसको लिखेंगे 12 into 6। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका फॉर्मूला मास भी होता है 1, तो प्लस करके 1 इंटू हाइड्रोजन का संख्या कितना है टोटल 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका फॉर्मूला मास जस्ट डबल इसका 16। जितना भी इवन एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अगर हमको फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना रहे तो उसको जस्ट डबल कर देंगे। बट इन केस ऑफ odd atomic number molecules, odd atomic number elements, the formula mass of elements is double plus 1। यानी कि हमको अगर जैसे मान के चले कि नाइट्रोजन का हमको फॉर्मूला मास निकालना है तो इसको 7 into 2 plus 1 कर देंगे। समझ रहे हैं, ये एक तरीका है, आप अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, आपको छोटा छोटा बात समझ में आ जाएगा। तो 12 into 6 दैट इज 72 plus 12, और इसका हम लोग लिखते हैं 16 into 8, सॉरी 16 into 6। 6 एटम है ऑक्सीजन का और एक एटम का मास हो गया 16, मीन्स 16 into 6 तो 96 हो गया। अब इसको ऐड हम करेंगे तो देखिए 6 और 2 और 2 यानी कितना हो गया 0, उसके अलावा 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18, 180 ग्राम इसका हो गया फॉर्मूला मास, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो फॉर्मूला मास इसका हो गया हमारा 180 ग्राम, यानी कि 1 मोल का इसका वजन है 180 ग्राम, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 36 ग्राम में कितना होगा, तो आप ध्यान लगा करके खुद समझिए कि जितना हमको रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर हम आपसे पूछें कि 1 टन में 1000 केजी होता है, 1000 केजी होता है, ठीक है, तो बताइए कि 2000 केजी में कितना होगा, तो आप क्या करिए कि 2000 बटा 1000 तो 2 टन हो जाएगा, यानी कि जो रेफरेंस है उससे हम डिवाइड दे दिए। तो यहाँ पे 1 मोल में कितना हो रहा है 180 ग्राम, और हमसे पूछ कितना रहा है 36 ग्राम में कितना होगा, तो 36 अपॉन 180 ये हम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड अगर हम देते हैं तो हो जाएगा 36 into 5 करके देखिए, 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी कि 1/5 मीन्स 0.2 मोल, 0.2 मोल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका मोल। मोल निकालना कुछ बहुत हार्ड काम नहीं है, देखिए सीधा सीधा आपको याद रखना है कि मोल निकालने के लिए हमको सीधा करना है कि जितना मास दिया हुआ है गिवन मास, और उसको क्या करना है कि उसको फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना है,
ये सीधा हमारा टेक्निक है, आपको इसको ये अच्छे से याद रखना है। आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से कि जैसे देखिए, अगर अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला मास ग्लूकोज का फॉर्मूला मास 180 ग्राम था, और अगर सवाल ये होता कि 360 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल ग्लूकोज हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला मास मतलब कि एक मोल का वजन है इसका, एक मोल ग्लूकोज का वजन है 180 ग्राम, तो 360 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल हो जाएगा, तो इसको 180 से डिवाइड दे देंगे, सीधा है, ठीक है। यानी कि जितना भी गिवन मास दिया हुआ है जीएम और जितना उसका फॉर्मूला मास है एफएम, अगर उसको हम डिवाइड दे देते हैं तो हमारा मोल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि n बराबर होता है, मोल को हमेशा n से दिखाते हैं, स्मॉल n से, मोल बराबर होता है जीएम बाई एफएम, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी मैंने मोल निकाला कि मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.2 मोल, और वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का कितना था 500 ml। तो मोलैरिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है कि 0.2 बाई 500 ml में लिए हैं तो 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ये कट गया 2 बार में, ये हो गया हमारा 0.4, याद रखना 0.4 m। इस लिक्विड का जो कंसेंट्रेशन हो गया, लिक्विड का ये जो है, जो 36 ग्राम ग्लूकोज 500 ml में डाला गया था, इसका कंसेंट्रेशन हो गया 0.4 m। इस तरह से कंसेंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।